हेलो हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी आप लोगों का क्लास आज से शुरू हो रहा है। ये ब्रह्मास्त्र का क्रैश कोर्स है जो हमने बोला था आप सभी को। आज से शुरू हो रहा है ये। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आपसे बस यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे जुड़ सकें, क्योंकि ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, या अगर पढ़े भी हैं तो ये पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम कहाँ से दें, क्या रिवीजन करें। क्योंकि अब तो कॉपी बहुत मोटी मोटी हो चुकी है, समय नहीं है कि उसका रिवीजन कर सकें, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, आज का हम लोग का क्लास जो है ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन चैप्टर 1 है। इसमें आप लोग को ये दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको नोट्स जो दिया जाएगा, ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी से मिलेगा। आपको यहाँ टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक का जो अपना ग्रुप है उस पर आपको क्विज कराए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, और पेज को फॉलो करें, ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। चलिए, अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल, और जीवन काल का मतलब होता है जैसे किसी भी जीव के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो भाषा तो ये लिख सकते हैं अगर जीवन काल पूछ दिया। जीवन काल हालांकि उतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन शुरुआत का है, छोटा पॉइंट है, तो पहले हम लोग इससे बात करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, जीवन काल क्या है? जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। यानी कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ स्पेन। चलिए, इसमें सबसे पहली बात, लाइफ स्पेन को बस हम इसीलिए लिखे हैं ताकि इससे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकता है कि जीवों के जीवन काल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एलिफेंट का जीवन काल की अगर बात करें तो 60 से 90 वर्ष का होता है। अगर हम रोज यानी कि गुलाब के पौधे की बात करें तो 5 से 7 वर्षों का होता है, और घोड़े का जीवन काल की अगर बात करें तो ये 62 साल का होता है। अच्छा, उसी तरह क्रोकोडाइल के अगर जीवन काल की बात करें तो 60 ईयर का होगा। कौवे के जीवन काल की बात करें तो 15 साल का होगा। तोता के जीवन काल की बात करें तो 140 वर्ष। बटरफ्लाई यानी तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होगा। और बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़ का जीवन काल की अगर बात करें तो ये 15 से 20 वर्षों का होगा। कुत्ते का जीवन काल की बात की जाए तो 15 से 17 वर्षों का होगा। बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, हिंदी लिख लेंगे जिनको आवश्यकता हो, बरगद का पेड़ 200 से 300 वर्षों का होगा। टर्टोइज यानी कछुआ जो है 100 से 150 वर्षों का होगा। गाय जो है काऊ, ये 20 से 25 वर्षों की होगी। और फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी का जीवन काल 30 दिनों का होगा। राइस प्लांट बोलने का मतलब हो गया धान का पौधा 3 से 4 महीने का होगा। और रेड वुड ट्री यानी लाल पेड़ जो होता है, जिसको सकुआ का पेड़ बोलते हैं, लाल लकड़ी जो होता है, ये 2000 से 3000 वर्षों तक इसका जीवन काल होता है। और मे फ्लाई जैसे कि अक्सर अभी बरसात के समय में आपको दिखाई देते हैं, इनका जीवन काल मात्र 1 दिन का होता है। जैसे बरसात के दौरान ये आपको दिखाई देंगे, सुबह में आप देखिएगा तो इनके पंख टूटे हुए होते हैं और ये मरे हुए होते हैं, यानी इनका जीवन काल बस 1 दिनों का होता है। ठीक है, तो जीवन काल से अगर क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ इतना ही के अंदर से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो जीवन काल से एक ऑब्जेक्टिव तो एकदम बनता है। और ये टॉपिक भी बहुत आसान है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। हम लोग मात्र 45 दिन का टारगेट लिए हैं बाबू, मात्र 45 दिन। और 45 दिनों में मतलब कि एक चैप्टर का पहला दिन आज थ्योरी चलेगा, दूसरे दिन कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 5 नंबर वाले सॉल्यूशन के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में। और फिर तीसरे दिन जो है हम लोग सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग कल परसों।
यानी कि तीसरे क्लास के दिन, यानी प्रत्येक चैप्टर को 3 दिन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से टोटल 45 और 45 दिनों में आपका टोटल 90 नंबर, यानी एक दिन में 2 नंबर का पढ़ाई करना है। ठीक है, ये एक रेशियो है हुआ। अब आते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन पे, यानी कि जनन पे। बाबू ये जनन क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। जीवों के जन्म, जीव जनन कैसे करते हैं, जनन क्या है, ये सब बातें आपको पता है। जनन का मतलब होता है अपने समान संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यानी इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, अगर बात किया जाए जनन का, जनन क्या है तो क्या बोलिएगा? जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, आप यहाँ से सरल तरीके से समझ सकते हैं। यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं रिप्रोडक्शन के? सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, और दूसरे नंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। बाबू ये लैंगिक जनन का मतलब आपको पता है? लैंगिक जनन का मतलब होता है जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत जनक के मिलने से हो, यानी कि एक मेल और दूसरे फीमेल के मिलने से जब संतान की उत्पत्ति हो तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन कहते हैं। जब संतान की उत्पत्ति व्हेन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 अपोजिट पेरेंट्स यानी मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत जनक के मिलने से हो तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्लियर है? ये इसे पहले से रेडी किया हुआ है, इसलिए है ताकि समय की बचत हो और हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हम थ्योरी मात्र एक ही दिन आपको दे सकते हैं। अच्छा, अब देखेंगे व्हेन ऑफस्प्रिंग यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तब उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स आर कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा अब हिंदी में वही बातें, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्लियर? बाबू अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन क्या है, इनका वर्णन करें या फिर इनके गुणों का वर्णन करें, इनका कैरेक्टर लिखें, गुण लिखें, प्रॉपर्टीज लिखें। तो उसके लिए आप अब यहाँ से डिफिनेशन तो लिख ही सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअल का पूछे चाहे असेक्सुअल का पूछे। अब यहाँ हम आते हैं सेक्सुअल के कैरेक्टर के बारे में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर के बारे में। अगर आपसे लैंगिक जनन के गुण के बारे में पूछेगा, लैंगिक जनन क्या है, उनके गुणों का वर्णन करें, तो आप ऐसे डिफिनेशन लिख देंगे और फिर उसके बाद ये कैरेक्टर। अगर पूछ दिया अलैंगिक जनन क्या है, उनके गुणों का वर्णन करें, तो आप अलैंगिक जनन के बारे में ऊपर डिफिनेशन देखे ही हैं, उसके बाद आप यहाँ से प्रॉपर्टी इसका लिख देंगे। अगर कहीं मान लीजिए पूछ दिया कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें, तो आप यहाँ से आसानी से अंतर स्पष्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरफ में सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन, दूसरे तरफ में असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। सबसे पहली बात की सर लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक शामिल होते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 अपोजिट पेरेंट्स। तो यहाँ हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, यानी इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। उसके बाद इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी युग्मक का निर्माण होता है, जैसे स्पर्म का बनना, ओवम का बनना, यानी गैमिट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें युग्मक नहीं बनता है। बात समझ में आया क्या? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन की अगर बात किया जाए कि क्या निषेचन होता है, निषेचन किसमें होगा, तो लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का आपस में जुड़ना और जाइगोट का बनना, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना और युग्मनज का बनना निषेचन कहलाता है। यानी इसमें निषेचन होता है लेकिन इसमें निषेचन नहीं होता है। अगला पॉइंट है इसमें जाइगोट का निर्माण होता है,
लेकिन यहाँ जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। जाइगोट यानी युग्मनज हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको स्लो करके भी रोक के लिख सकते हैं हिंदी को, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, इट इज स्लो कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट प्रोसेस, यानी कि यह धीमी, जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है। कौन? लैंगिक जनन जो है ये धीमी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है और विस्तृत प्रक्रिया है। कैसे? तो लैंगिक जनन में संतान को उत्पन्न करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक मनुष्य की बात करें तो 9 महीने में अपने संतान को उत्पन्न करता है, तब तक उतने दिनों में कई हजार करोड़ संतान उत्पन्न कर देंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। बात समझ में आया? यानी कि हम लोग जो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव है ना, उनमें रिप्रोडक्शन स्लो होता है, धीमी होता है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है और इलाबोरेट होता है यानी कि विस्तृत प्रक्रिया है। अच्छा, इधर अगर हम अपोजिट में बात करें तो यहाँ स्लो है, धीमी है, तो यहाँ हो जाएगा फास्ट, यानी यह तीव्र प्रक्रिया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स है यानी जटिल, तो यहाँ हो जाएगा इजी यानी आसान प्रक्रिया है। यहाँ इलाबोरेट है, विस्तृत, तो यहाँ हो जाएगा शॉर्ट प्रोसेस यानी कि संक्षिप्त प्रक्रिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। The offspring produced by sexual reproduction are not identical to each other, यानी लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले संतान अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, जिसको वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वेरिएशन किस में होता है, सेक्सुअल में कि असेक्सुअल में, तो आपका आंसर होगा सेक्सुअल में, यानी कि लैंगिक जनन में वेरिएशन होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, जिसको क्लोन कहा जाता है। यानी कि क्लोनिंग किस में होता है, तो अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं, और ये क्लोन मतलब हो गया कार्बन कॉपी। और अगर पूछा जाए वेरिएशन किस में होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, हिंदी में वही बातें, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आपस में समान नहीं होते हैं, अर्थात इसमें विभिन्नताएं होता है। और इधर हो जाएगा अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आपस में समान होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। बात क्लियर? चलिए, तो ये बस इतना अगर आप बात लिख दें, 5 नंबर में आपका 5 का 5 पूरा मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनके गुण का वर्णन करें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उनके गुणों का वर्णन करें, तो आप इस तरह से आसानी से बता सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए, अब आते हैं बाबू, ये क्लोन क्या है। तो क्लोन के बारे में भी हमने बताया आपको कि दी जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल मतलब होता है आनुवांशिक रूप से, एंड मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है आकारिकी रूप से, यानी कि आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। बात क्लियर है? आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, यानी कि दी जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। बात क्लियर है? यानी समझिए ना कि फोटो कॉपी जो होता है ना, कार्बन कॉपी जो करते हैं आप लोग, बिल्कुल उस तरह से क्लोन उसको कहते हैं। तो क्लोन शब्द का उपयोग केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, और वो आपस में भी समान होते हैं। जैसे कि एक जनक के अगर 10 बच्चे हुए तो 10 बच्चे आपस में बिल्कुल समान होंगे, और वो जनक के भी समान होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, अलैंगिक जनन के लिए क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और क्लोन का मतलब होता है आनुवांशिक रूप से तथा आकारिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को हो तो बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है, अलग से समय दी जाएगी उनके लिए। जिन बच्चों को भी परेशानी होगी, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर जुड़े हुए वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी भी प्रकार का डालते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, घबराएं नहीं बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन तो समझ में आ ही गया, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा में,
बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में जो संतान की उत्पत्ति होती है ना, वो एकल जनक के द्वारा होता है। उसमें दो विपरीत जनक के मिलने से संतान उत्पन्न नहीं होता है। अकेले बैक्टीरिया अपने कई हजार संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कि अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। अलैंगिक जनन की जो विधि है, अब इसमें सबसे पहला हम फीजन की बात करें, यानी कि हम बात करेंगे खंडन की। हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले खंडन की बात करेंगे। खंडन का मतलब होता है, देखिए खंडन का मतलब होता है यानी कि टूटना। तो जब मान लीजिए कि कोई भी बॉडी, जब कोई भी जीव या तो दो बराबर भागों में या फिर दो से अधिक भागों में टूट जाता हो और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसी को खंडन कहा जाता है। हमने क्या बोला कि जब कोई भी जीव, जब मान लीजिए कि जब कोई भी जीव दो अथवा दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं खंडन। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम यहां बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये बॉडी जब दो बराबर भागों में टूटेगा या ये दो से अधिक भागों में टूट सकता है, और प्रत्येक टूटे हुए भाग जब नए संतान के रूप में विकसित होंगे तो उसी को हम फीजन कहेंगे, यानी कि खंडन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ आपको जानना है कि ये खंडन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन दो प्रकार के? तो सर पहला नंबर में बाइनरी फीजन यानी कि द्विखंडन, और दूसरे नंबर में मल्टीपल फीजन यानी कि बहुखंडन। अच्छा, अब ये द्विखंडन क्या है? तो हमने जो आपको समझाया था ना कि जब जनक का शरीर दो बराबर, बिल्कुल बराबर भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। और जब जनक का शरीर दो से अधिक भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसे हम मल्टीपल फीजन यानी कि बहुखंडन कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। बस उसी को हम लोग अब यहाँ भाषा में पढ़ेंगे, बस हम उसी को भाषा में पढ़ेंगे। जैसे कि बाइनरी फीजन क्या है, द्विखंडन क्या है। तो द्विखंडन का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जब जनक का शरीर, जैसा कि मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इकोलाई यानी इसरेसिया कोलाई एक जीवाणु है। अच्छा, तो इन सभी में द्विखंडन होता है, बाइनरी फीजन होता है। तो बाइनरी फीजन के लिए जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर ये उनका डीएनए हो गया, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ हो गया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, अब यहाँ पे बॉडी इनका दो पार्ट में, दो बराबर बराबर पार्ट में बिल्कुल टूटा और प्रत्येक टूटे हुए भाग जो है नए संतान के रूप में विकसित हो गए, यानी कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये इनके क्या बन गए सर? ये बन गए ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। यानी कि यहाँ जब जनक का शरीर दो बराबर भागों में टूट जाए और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो, तो उसी को कहा जाता है द्विखंडन। क्लियर है? अच्छा, भाषा ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए भाषा लिख लेंगे। भाषा नहीं भी लिखेंगे तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल कराएंगे वहां पे फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, जैसे कि अमीबा किसमें किसमें ये होता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और इकोलाई यानी इसरेसिया कोलाई, ये भी एक तरह का जीवाणु है। और इन सभी में द्विखंडन के द्वारा, यानी ये जनन कैसे करते हैं? तो बाइनरी फीजन के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन तो करते ही हैं ये, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड होता है? तो इसमें अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, बैक्टीरिया में, इकोलाई में, इन सभी में बाइनरी फीजन होता है, यानी कि द्विखंडन होता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग मल्टीपल फीजन पे। मल्टीपल फीजन का मतलब होता है बहुखंडन। बहुखंडन। तब तक के लिए हम पानी पी लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए आपको, और तब तक आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आपका पहला प्राथमिकता होना चाहिए कि वीडियो को ओपन करते ही पहले लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके इसे शेयर करें। बस इतना ही चाहिए आपसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं मल्टीपल फिजन से। बहुखंडन का मतलब होता है कि जब जनक के शरीर कई खंडों में टूट जाए, यानी कि 2 से अधिक भाग बोलना है। तो बराबर भाग अगर बोल दीजिएगा तो बाइनरी फिजन। तो जब जनक के शरीर 2 से अधिक भागों में टूट जाता हो और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हो तो उसे बहुखंडन कहा जाता है। क्लियर? व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर when parental bodies are divided into more than 2 parts and each of which grow to form new offspring are called multiple fission हो जाएगा। यानी कि जैसे बहुखंडन का कौन कौन बहुखंडन करता है, तो अमीबा, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम। तो सर अमीबा और बैक्टीरिया दोनों ही प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ, द्विखंडन भी करता है अमीबा और बैक्टीरिया और ये बहुखंडन भी कर सकता है। अब ये बात आती है कि बहुखंडन कब करता है, तो ये बहुखंडन करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि जब इसकी स्थिति गड़बड़ रहती है। स्थिति गड़बड़ रहने का मतलब हुआ जब इसको बवासीर पकड़ लिया हो। मान लीजिए जैसे कि अमीबा और बैक्टीरिया, कहने का मतलब हुआ कि जैसे अनफेवरेबल कंडीशन, विषम परिस्थिति, गलत समय जब चल रहा हो, इनके लिए पेट खराब हो गया हो, तो उस समय में ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। बस समझ में आया? यानी कि ये बहुखंडन करेंगे। अच्छा, लेकिन जब इनका समय अच्छा हो तो उस समय में अमीबा और बैक्टीरिया जो है ये अपने समान संतान को, ये बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपने बॉडी को 2 पार्ट में तोड़ते हैं और प्रत्येक टुकड़े नए संतान में विकसित हो जाते हैं। यानी बाइनरी फिजन ये कब करेंगे, तो जब अच्छे समय चल रहा हो, यानी फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थिति। और विषम परिस्थितियों में ये मल्टीपल फिजन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी कि बहुखंडन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टा है जिसके द्वारा एक सबसे घातक बीमारी, द मोस्ट फैटल डिजीज, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट फैटल डिजीज, जैसे बवासीर नहीं, चलिए हो गया। हाँ, अब आते हैं तो इसके कारण, प्लाज्मोडियम के कारण सबसे घातक बीमारी, जैसा कि हमने आपको बता रहा था, एक बच्चा बोला कि बवासीर नहीं, बवासीर नहीं होता है। इसके कारण सबसे घातक बीमारी जो होता है वो मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया। अच्छा, अब आइए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्लियर है इतना सभी का? अब बडिंग पे आते हैं, यानी कि मुकुलन। अच्छा, अब अगर हम मुकुलन की बात करें, बडिंग ये तीसरा नंबर, ये भी एक विधि है, मेथड है, जिसके द्वारा नए संतान, जिसके द्वारा अलैंगिक जनन करने वाले जीव अपने संतानों को उत्पन्न करते हैं। तो बडिंग के द्वारा, बडिंग किसका विधि है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विधि है, यानी कि अलैंगिक जनन की विधि है। और इसके द्वारा ईस्ट और हाइड्रा जो होता है ये नए संतान को उत्पन्न करते हैं। कौन बडिंग कौन करते हैं? सर ईस्ट और हाइड्रा। कौन करेगा? ईस्ट और हाइड्रा। चलिए याद रख कर लेना है, एकदम रट लेना है। बडिंग में, मुकुलन में क्या होता है कि सर मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा बडिंग क्या है, ये कंफर्म रहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा बडिंग के द्वारा जनन किसमें किसमें होता है, अलैंगिक जनन, तो ईस्ट और हाइड्रा में। ठीक है, आपसे ये पूछ देगा कि बहुखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है, ये आपसे पूछ देगा द्विखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है और बहुखंडन के द्वारा। बात समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान से समझना है। बडिंग मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। ईस्ट जो है ये एक कोशिकीय कवक है। इस पृथ्वी पर जितने भी कवक है, जितने भी फंजाई हैं, सब बहुकोशिकीय हैं।
यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, लेकिन एक ईस्ट जो है खमीर, ये एक कोशिकीय कवक है, यानी कि एक ही कोशिका के मिलने से बना हुआ ये कवक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन, और विखंडन का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जनक के शरीर कई खंडों में टूट जाते होंगे और प्रत्येक खंड नए संतान के रूप में विकसित हो जाते होंगे। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा में, यूलोथ्रिक्स में, हाइड्रा में और अमीबा में इत्यादि, याद रखेंगे, इतना काफी है। देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जब जनक के शरीर कई परिपक्व होकर यानी मैच्योर होकर कई खंडों में टूट जाते हों और प्रत्येक टूटे हुए भाग नए संतान के रूप में विकसित हों तो उसे विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, नोट्स आपके पास होंगे, बैच वाले क्लास का नोट्स होगा, तो अगर आप चाहते हैं इसके डिटेल्स में जानना तो आप वहां पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे बोर्ड के लिए इसकी आवश्यकता उतना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, रीजनरेशन। बाबू रिजनरेशन का नाम से ही पता चल रहा है, रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, या इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। अच्छा, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जीवों में उनके बॉडी के कई टुकड़े होते हैं और जितने टुकड़े हुए प्रत्येक टुकड़े से नया संतान, रक्त बीज के समान नया संतान उत्पन्न हो जाता है। रक्त बीज की कहानी आपने सुनी होगी, तो अगर नहीं सुनी होगी तो आप सर्च करके सुन लेंगे, आज देख लेंगे रक्त बीज की कहानी। सेम वही होता है रीजनरेशन की कहानी। रीजनरेशन और रक्त बीज की कहानी में बस समानता इसलिए है क्योंकि रक्त बीज को जितना बार मारा जाता था उसका जितना खून पृथ्वी पे गिरता था प्रत्येक ब्लड के द्वारा नया नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया रक्त बीज यानी रक्त के द्वारा उत्पन्न होने वाला। अब उसी तरह यहाँ पुनर्जनन है जैसे प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में मैक्सिमम रीजनरेशन बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा रीजनरेशन प्लेनेरिया में होगा। कंप्लीट रीजनरेशन, पूर्ण रूप से पुनर्जनन प्लेनेरिया में होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि प्लेनेरिया का बॉडी जितने भी टुकड़ों में टूटेंगे प्रत्येक टुकड़ा से नया नया प्लेनेरिया बनेगा, लेकिन ऐसा गुण बाकी लोगों में नहीं होता है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट रीजनरेशन जो होगा ये प्लेनेरिया में होगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा बात है। अच्छा, कुछ लिजार्ड में भी होता है क्या? हाँ होता है, छिपकली में भी आप देखे होइएगा, छिपकली का, लेकिन उसमें फर्क है इन दोनों के बीच कि छिपकली का पूंछ अगर टूट जाए ना तो सिर्फ पूंछ वापस आता है। ऐसा नहीं है कि टूटे हुए पूंछ से नया छिपकली निकल जाती है, ऐसा नहीं है। छिपकली का पूंछ सिर्फ नया हो जाता है। ठीक है, जब छिपकली को पूंछ नया करने का मन होगा तो फिर वो अपना पूंछ तोड़वाएगी। उसके बाद स्टार फिश यानी तारा मछली की हम बात करें, तारा मछली में भी रीजनरेशन होता है। क्रैब, केकड़ा की बात करें तो इसमें भी पुनर्जनन होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का विधि पढ़ेंगे। देखिए बाबू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब होता है पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को, यानी व्हेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट। जब अलैंगिक जनन पौधा में होगा तब उसको अलैंगिक जनन नहीं, तब उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, तब उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, तो अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब हुआ जब पौधों के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती, पौधों के वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टीम, लीफ के द्वारा नए पौधे अपने आप निकल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जब किसी मनुष्य के मदद से निकले तब उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आइए, यहाँ हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव का, वो इस पॉइंट से उठाता जरूर है क्योंकि कई बार नीट भी इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से पूछा हुआ है। खैर नीट तो हटा दिया इस चैप्टर को, लेकिन बिहार बोर्ड की कोई संभावना नहीं कही जा सकती है, पढ़ना सब पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जो भी संभावना होगी
अब नशा टूटेगा उसके बाद वो अपना संभावना बताएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अभी आइए प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। अभी यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन के द्वारा कौन कौन उत्पन्न होते हैं और किस प्रक्रिया के द्वारा। सबसे पहले देखिए, कोई भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन जब भी होगा तो या तो जड़ के द्वारा होगा, नहीं तो तना के द्वारा होगा, नहीं तो पत्तों के द्वारा होगा। 3 चीजें हैं, जड़, तना, पत्ती। अच्छा, अब जड़ के द्वारा होगा तो जड़ में जैसे कि जड़ के द्वारा स्वीट पोटैटो, दल यानी मीठा आलू, जिसको आप लोग कोन बोलते हैं, अलुआ, तो इसमें जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है। डहेलिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डहेलिया एक फूल है, इसमें भी जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है। फिर बाई अंडरग्राउंड स्टीम यानी भूमिगत तना की बात करें तो भूमिगत तना, अब देखिए तना में भी 3 गो तना होता है। एक होता है वैसा तना जो भूमि के अंदर होता है, एक होता है वैसा तना जो अर्धवायवीय, जो आधा जमीन के ऊपर होगा और आधा जमीन के अंदर होगा। जैसे घासों में आप लोग देखे होइएगा, दूब घास को खींचिएगा तो आधा उसका तना जो है मिट्टी के हल्का अंदर होगा और हल्का ऊपर होगा, यानी कि उसको अर्धवायवीय तना कहते हैं। और कुछ तना जो होता है ये पूर्णतः वायवीय होता है, जैसे अपुंसिया नागफनी में उसका तना जो होता है बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। तो आप यहाँ देखिए, जैसे अंडरग्राउंड स्टीम यानी वैसा तना जो भूमि के अंदर हो, तो उसमें आ जाएगा ट्यूबर यानी कंद, दूसरा हो जाएगा राइजोम यानी प्रकंद, तीसरा हो जाएगा कर्म यानी घनकंद, और चौथा हो जाएगा बलबिल, बुलबिल। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा अंडरग्राउंड स्टीम के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो 4, कंद ट्यूबर, राइजोम प्रकंद, कर्म घनकंद, बुलबिल, बस ये 4। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ट्यूबर के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो आलू में। प्रकंद के द्वारा, राइजोम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो हल्दी में, अदरक में, लोटस कमल में, बांस में, बैम्बू में, और बनाना यानी कि केला में। चलिए, घनकंद के द्वारा कायिक जनन किस में होगा, अरुम यानी अरुई, अरुई का सब्जी आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है, अरुई, अरुम, और क्रोकस, क्रोकस, ये दोनों में जो है घनकंद के द्वारा यानी कर्म के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं बुलबिल के द्वारा। तब बुलबिल के द्वारा अगेव में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सब, अगेव में, ओनियन प्याज में, गार्लिक में, लहसुन में, लिली में, इस सब में किसके द्वारा होगा, बुलबिल के द्वारा होगा। अब आइए बाई सब एरियल स्टीम, इसके पहले जो पढ़े थे वो भूमिगत तना था यानी भूमि के अंदर आने वाला तना था। अच्छा, अब है सब एरियल स्टीम यानी अर्ध वायवीय, सब मतलब अर्ध, एरियल मतलब वायवीय यानी अर्ध वायवीय तना के द्वारा। तो इसमें आएगा रनर, इसमें आएगा एस्ट्रोलॉन भूस्तरी, इसमें आएगा ऑफसेट यानी भूस्तरी का, इसमें आएगा सकर यानी अंतः भूस्तरी। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे रनर में ऑक्जेलिस खटमिट्टी घास होता है, 3 पत्ता वाला हरे रंग का खटमिट्टी घास आप लोगों ने देखा होगा, बगीचा में खेतों में ऐसा अक्सर मिलता है। तो ये ऑक्जेलिस एक घास है। साइनोडॉन दूब घास को आप लोगों ने देखा होगा, दूब घास को। अच्छा, ग्रासेस घास जितने भी हैं सब रनर के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। एस्ट्रोलॉन यानी भूस्तरी, भूस्तरी में कायिक जनन किसके द्वारा होगा, तो स्ट्रॉबेरी के द्वारा, सॉरी स्ट्रॉबेरी में एस्ट्रोलॉन के द्वारा यानी भूस्तरी के द्वारा कायिक जनन होगा। जैस्मिन चमेली में, वेलिसनेरिया में, ठीक है। अब है ऑफसेट के द्वारा यानी भूस्तरिका के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होगा, तो इसमें ये पिस्टिया में, पिस्टिया, वाटर हायसिंथ, जलकुंभी, ये पिस्टिया और जलकुंभी में ऑफसेट के द्वारा यानी कि भूस्तरिका के द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। जलकुंभी को हम लोग क्रोकस भी बोलते हैं, इकॉर्निया, सॉरी इकॉर्निया क्रेसिप्स भी कहते हैं, क्रोकस नहीं, इकॉर्निया क्रेसिप्स भी कहते हैं जलकुंभी को। और जलकुंभी का दूसरा नाम, वैज्ञानिक नाम हो गया इकॉर्निया क्रेसिप्स जलकुंभी का, और इसका दूसरा नाम है ये टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल के आतंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये सकर यानी अंतः भूस्तरी, तो पुदीना में और क्राइसैंथेमम में इसके द्वारा, क्राइसैंथेमम में सकर के द्वारा कायिक जनन होगा। अब आते हैं हम लोग एरियल स्टीम। तना हमने बताया था आपको 3 गो तना होगा ना जी, 3 तना होगा, एक भूमि के अंदर, एक अर्धवायवीय और एक होता है वायवीय यानी एरियल स्टीम। तो इसमें हो जाएगा जैसे अपुंसिया नागफनी। अब आइए पत्तों के द्वारा कायिक जनन किस में होता है,
तो पत्तों के द्वारा ब्रायोफाइलम में यानी पत्थर चूर में, और बेगोनिया में, बेगोनिया और पत्थर चूर ब्रायोफाइलम में पत्तों के द्वारा जनन होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, ये कुछ इस प्रकार का पत्तों को आपने देखा होगा। और यहाँ से लीफ बड होता है, यानी इसमें पर्णकलिका है ये, और इसी पर्णकलिका से नए पौधे यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया लीफ बड यानी कि पर्णकलिका, नए पौधे यहीं से निकलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी पत्तों के द्वारा कायिक जनन इन दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, याद रखना है मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। मनुष्य के युग्मक में कुल गुणसूत्र की संख्या गैमिट में 23 होता है। याद रखेंगे, मनुष्य के गैमिट यानी स्पर्म पूछे, ओवम अंडाणु पूछे, चाहे मेल गैमिट बोले फीमेल गैमिट बोले सब में 23 क्रोमोसोम कर दीजिएगा। जाइगोट पूछेगा युग्मनज तो उसमें 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आप लोग को ये सब बताएंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पार्थेनोजेनेसिस में आइए बाबू। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है जब मादा युग्मक के द्वारा यानी फीमेल गैमिट के द्वारा बिना निषेचन के नए संतान की उत्पत्ति हो तो उसे पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन कहा जाता है। तो अनिषेक जनन क्या है? तो अनिषेक जनन किसको कहते हैं? तो जब संतान की उत्पत्ति व्हेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग थ्रू फीमेल गैमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। यानी कि जब मादा युग्मकों के द्वारा बिना निषेचन के नए संतान की उत्पत्ति हो तो उसे अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा? कुछ लिजार्ड, कुछ छिपकली, टर्की बर्ड, टर्की पक्षी, हनी बी यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी को मेल की आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है, वो बिना मेल के भी अपने संतान को उत्पन्न कर सकती है। रोटी फर्स, कुछ छिपकली में जैसे कैमलियन आता है। ठीक है, जैसे कि जो गार्डन में रहता है ना, गार्डन में रहने वाले जितने भी गार्डन में रहने वाले लिजार्ड जो होते हैं, छिपकली, ये सब इसमें आते हैं। अब आइए रिप्रोडक्टिव साइकिल पे। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब होता है जनन चक्र। और जनन चक्र जो होता है, जनन चक्र दो तरह का होता है। जैसे एक तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है उष्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है ऋतुस्राव चक्र और उष्ट्रस साइकिल का मतलब होता है मध्य चक्र, मध्य चक्र। अब सुनिएगा, ये ऋतुस्राव चक्र क्या है? तो अगर हम बात करें ऋतुस्राव चक्र का, तो ऋतुस्राव चक्र का मतलब होता है वैसा जनन चक्र जो फीमेल प्राइमेट में होता है। फीमेल प्राइमेट बोलने का मतलब होता है जैसे मनुष्य में हो या फिर मंकी में हो, चिंपांजी में हो, गोरिल्ला में हो, गिबॉन में हो, ठीक है, या एप लंगूर में हो, बानर में हो, मंकी में वो बोल दिए हैं। अच्छा, तो इस सब में अगर मान लीजिए कि जनन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें अगर जनन चक्र आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमसी कहा जाता है। ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र यानी क्या बोलिएगा? तो वैसा जनन चक्र जो मादा प्राइमेटों में होता है उसे ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है, और वैसा जनन चक्र जो मादा नॉन प्राइमेटों में होता है, जो मादा नॉन प्राइमेटों में होता है उसे उष्ट्रस साइकिल यानी कि इसे हम मध्य चक्र के नाम से जानते हैं। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ, आप बस इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देख लीजिए, जैसे कि इसमें आ जाएगा लंगूर, ह्यूमन, मंकी। ये खास करके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एप, ह्यूमन, मंकी। लंगूर मनुष्य, बंदर, बाकी बंदर और लंगूर के ही मौसा मौसी की बेटी हैं या बेटा है चिंपांजी, गोरिल्ला और गिबॉन। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है, बस चिंपांजी, गोरिल्ला और गिबॉन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस पृथ्वी पर जितना भी जीव है सब नॉन प्राइमेट होता है। नॉन प्राइमेट, तो ये लोग प्राइमेट हैं। ठीक है, हम लोग प्राइमेट हैं। तो सर प्राइमेट, क्या सभी प्राइमेट मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं? नहीं भाई, मेल थोड़ी करता है, फीमेल प्राइमेट ही केवल मेंस्ट्रुअल साइकिल करती है। फीमेल प्राइमेट, ही बात ध्यान में रहे। भाई मनुष्य जो बोला गया ये फीमेल प्राइमेट ही, हम लोग प्राइमेट तो हैं पर हम लोग फीमेल प्राइमेट नहीं ना हैं, हम लोग मेल प्राइमेट हैं। तो फीमेल प्राइमेट, सभी फीमेल प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र को
ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और सभी मादा नॉन प्राइमेट में होने वाले जनन चक्र को ऋतु मध्य चक्र कहते हैं। सॉरी, अब आती है बात गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बैल, बोका, बकरी, जितना नाम ले लीजिए, ये तीनों को छोड़कर, बाकी ये तीनों को भी छोड़कर, तो इस तरह से सब के सब क्या हो जाएंगे, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, उसमें उस्ट्रस साइकिल होगा, यानी कि उसमें मध्य चक्र होगा। अब आइए बाबू, ये हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी क्या है, एक गुणित जनक का शरीर क्या होता है, यानी हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी। तो हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी यानी एक गुणित जनक कौन कौन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो फंजाई, कवक, ये एन होता है। एन मतलब हैप्लॉइड, आपको तो पता होगा, एन मतलब हैप्लॉइड होता है, ये एन होगा। अच्छा, ब्रायोफाइटस, एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब पौधा है, पौधे को का डिवीजन है, भाग है। तो ब्रायोफाइटस ये भी एन हो जाएगा, एल्गी ये भी एन हो जाएगा, यानी एक गुणित होगा, हैप्लॉइड होगा, एक गुणित को एन से सूचित करते हैं। मोनेरा ये भी एक गुणित होगा। मोनेरा के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया ही शामिल होते हैं, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया है सब मोनेरा के अंतर्गत शामिल होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बाबू, फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि निषेचन क्या है। अब सुनिएगा, निषेचन किसको कहते हैं, तो हमने अभी बताया था कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है, यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, यानी नर तथा मादा युग्मकों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। हो जाएगा क्लियर। अब आइए बाबू, फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार होते हैं। फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, निषेचन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, बाहरी निषेचन। आंतरिक निषेचन उसे कहते हैं जो शरीर के अंदर होता है, तो शरीर के अंदर होने वाले निषेचन के प्रक्रिया को आंतरिक निषेचन कहते हैं, यानी द फर्टिलाइजेशन व्हिच अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडी, और द फर्टिलाइजेशन व्हिच अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि निषेचन का वैसा प्रकार जो शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, और निषेचन का वैसा प्रकार जो शरीर के अंदर होता है उसे अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन कहा जाता है। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, डिफिनेशन को आप लोग देख लीजिए। सेम वही बातें जो अभी हमने आपको बताया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ डिफिनेशन आपके लिखे गए हैं, ठीक है। चैप्टर के एंड में आपको ये नोट्स जो है अपने टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें नोट्स चाहिए तो, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक निषेचन किसमें किसमें होता है, कई बार एग्जाम्पल ही केवल पूछ के रह जाता है, तो आप क्या बोलिएगा, जैसे फंजाई में, बर्ड्स में, पक्षियों में, रेप्टाइल्स में, सरीसृप यानी रेंगने वाले जीवों में, मैमल्स, थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ, इसको सुधार लेंगे। ये मैमल्स का हिंदी गड़बड़ हो गया है यहाँ, ठीक है। चलिए, मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। मैमल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तनधारी, यानी जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के बाद उन्हें दूध पिलाते हैं, उसी को कहा जाता है स्तनधारी। तो ये मैमल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ब्रायोफाइटस पौधा है, टेरिडोफाइटस पौधा है, इन सभी में भी क्या होता है, तो इन सभी में भी आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल, याद रखिएगा, जमीन पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, स्थलीय जितने भी जीव हैं, लगभग सभी के सभी क्या करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं। और अब हम लोग आते हैं बाह्य निषेचन किसमें किसमें होता है। तो बाह्य निषेचन की अगर हम लोग बात करें तो अलगी, शैवाल में, बोनी फिशेस यानी बोनी मछली में, एम्फीबियन यानी उभयचर में, उभयचर मतलब फ्रॉग, मेढक, एक्वेटिक एनिमल्स यानी जलीय जीवों में, ये सब जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सब के सब ये बाह्य निषेचन करते हैं, यानी कि जल में ये निषेचन करते हैं, शरीर के यानी कि शरीर से बाहर होता है निषेचन इनमें। चलिए अब आते हैं हम लोग बाबू, जीव की बात अगर करें तो जीव दो तरह के होते हैं, जनन के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो अपने संतान को जन्म देते हैं
कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडे से संतान बाहर आता है टूटकर। तो जो जीव, देखिए जो जीव ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव होता है इसका मतलब, तो जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहा जाता है। ठीक है, जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक, और जो जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं उन्हें सजीव प्रजक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, यानी कि दी ऑर्गेनिज्म विच ले एग इन सेफ इन्वायरमेंट, यानी कि वैसा जीव जो सुरक्षित वातावरण में अंडे देते हों और अंडे के टूटने से उनके बच्चे बाहर आते हों, तो उसे हम बोलते हैं अंड प्रजक जीव। और वैसे जीव जो अपने समान संतान को जन्म देते हैं, उस जीव को हम लोग बोलते हैं क्या? विविपेरस, यानी कि जरायुज भी उसी को कहा जाता है हिंदी में, चाहे उसी को सजीव प्रजक कहा जाता है। जैसे मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी जो अपने समान संतान को जन्म देते हों और दूध पिलाते हों, ये सभी अपने समान संतान को जन्म देते हैं मैमल्स। जैसे इसी में चमगादड़ भी आ जाएगा, बैट, वो मैमल्स है। लेकिन जितने भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, रेंगने वाले जीव, ये सब जो हैं अंडे देते हैं और अंडे से इनके बच्चे बाहर आते हैं। उसी तरह बर्ड्स, पक्षी, लेकिन पक्षी में कौन, किसको छोड़कर? चमगादड़ को छोड़कर, क्योंकि चमगादड़ क्या है? मैमल है, स्तनधारी में आता है और वो अपने समान संतान को जन्म देता है और उन्हें दूध पिलाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ सुनिएगा, एक पॉइंट और एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कई बार इससे पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ओवो विविपेरस, ओवो विविपेरस का मतलब होता है अंड जरायुज। नाम से ही लग रहा है पहले अंडा देगा, फिर इससे बच्चा जो होगा जन्म लेगा, यानी दोनों काम कर रहा है। इसका मतलब कैसे सर? पहले अंडा दे दिया, बाहर अंडा निकला, फिर अंडा टूट के बच्चा निकला, तो उसको तो अंडे प्रजक ना कहते हैं। तो देखिए, ओवो विविपेरस का मतलब होता है कि शरीर के अंदर अंडा विकसित होगा, उस अंडे के अंदर बच्चा इसका डेवलप कर रहा होगा, फिर जन्म के दौरान पहले अंडा शरीर के अंदर ही ब्रेक करेगा, अंडे से बच्चे का बाहर निकलेगा, तो ये हो गया ओविपेरस। अब उस बच्चे का इनके शरीर से जन्म होगा, ये बच्चा इनके शरीर से अब बाहर निकलेगा। पहले शरीर में अंडा से बाहर निकला, अब इनके शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंड जरायुज, यानी ओवो विविपेरस, यानी ओविपेरस भी है और प्लस विविपेरस भी है। ठीक है, जैसे इसमें प्लेटिपस एक एग्जाम्पल होगा, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्लेटिपस जो होता है बाबू, प्लेटिपस का मतलब होता है इसका चोंच जो होता है ना, बतख के समान चोंच होता है, और ये अफ्रीका में पाए जाने वाला ये जानवर है जिसका चोंच बतख के समान होता है। ठीक है, और ये पानी में रहता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग द्विलिंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विलिंगी नाम से ये पता चल रहा है, द्विलिंगी मतलब जब एक ही शरीर में दोनों ही लिंग हो। जब एक शरीर में दोनों ही लिंग हो, यानी मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक शरीर में हो, तो उसको द्विलिंगी कहते हैं। लेकिन खास रूप से यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बस ये पूछता है कि इनमें से द्विलिंगी को क्या कहा जा सकता है, या फिर ये भी बात पूछा जा सकता है कि द्विलिंगी इनमें से किसमें होता है। तो देखिए, द्विलिंगी को हम लोग मोनोइसियस भी कहते हैं, द्विलिंगी को हम लोग उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, द्विलिंगी को हम लोग होमोथैलिक यानी समथैलसी भी कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इनका नाम हो गया, आप लोग देख सकते हैं इसे। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि डिफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं। जब एक ही जीव में दो अलग अलग जनन अंग मौजूद हो, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों जब एक ही शरीर में हो, तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे स्पंज हो गया, टेपवर्म फीता कृमि हो गया, ये अर्थवर्म हो गया, केंचुआ हो गया, राउंड वर्म हो गया, गोल कृमि हो गया, लीच हो गया, जोंक हो गया, उसमें एक तरफ में मेल जनन अंग और दूसरे तरफ में फीमेल जनन अंग होता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ ही साथ एक ही बॉडी में होता है, तो उसे द्विलिंगी कहते हैं या एक मोनोइसियस कहते हैं। उसके साथ ही साथ कुछ पौधों का एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिया जाए। ये तो एनिमल का एग्जाम्पल था, पौधा में कुकुरबिट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोहड़ा, ये भी द्विलिंगी होता है। कारा पौधा होता है एक, ये भी द्विलिंगी होता है। कोकोनट नारियल द्विलिंगी होता है। स्वीट पोटैटो मीठा आलू यानी अलुआ, पंपकिन लौकी, ये सब द्विलिंगी हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी को समझते हैं। बाबू, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है इसी को एक लिंगी बोलते हैं, इसी को डायोइसियस कहते हैं, इसी को हेटेरो
थैलसी यानी हेटेरोथैलिक कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है इनमें से कौन किसको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है, और ऑप्शन में से ये दोनों में से कोई एक रह सकता है। ये किसमें होगा, सॉरी मतलब एक लिंगी कौन कौन से जीव होंगे, तो कॉकरोच, तिलचट्टा का नाम सुनिएगा, एक लिंगी होता है। एक लिंगी बोलने का मतलब क्या हुआ, तो मेल अलग फीमेल अलग। अरे मनुष्य भी तो है इसमें, मनुष्य यहाँ नहीं लिखा गया है तो क्या मनुष्य नहीं होगा, ह्यूमन भी तो हो जाएगा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैल बोका बकरी सब हो जाएगा, और बानर भी। बात समझ में आया, यानी कि मनुष्य जो होता है बाबू ये तो एक लिंगी ना है, मतलब कि मेल अलग फीमेल अलग होता है, ठीक है। हाँ तो इसलिए ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों, सॉरी ये एक लिंगी हो गए, मतलब कि तेलचट्टा, पपीता, खजूर, डेट पाम और कुकुम्बर यानी खीरा, मनुष्य, ये सब के सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। क्लियर है, यानी इनमें अलग अलग लिंग होते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, बस 2-4 मिनट और लगेंगे आपको, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट, एक दिन 1 घंटे में मात्र, ठीक है। और बैम्बू ट्री की अगर बात करें हम लोग, बांस का वृक्ष, बांस वृक्ष, तो यह अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार फूल देता है और मर जाता है। बांस जो है ये अपने जीवन में केवल एक बार फूल लगता है और मर जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बात याद रखेंगे, इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ आफ्टर 50 to 100 ईयर्स एंड देन डाई, टपक जाता है। ये अपने जीवन में 50 से 100 साल के बाद एक बार फल देता है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है बांस की, ये बात ध्यान में रखेंगे। नीलाकुरंजी या एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का नाम अगर हम लोग करें तो बात करें अगर नीलाकुरंजी का, तो नीलाकुरंजी एक नीले, नामे से लग रहा है इसका फूल नीले रंग का होता है, यानी नीले रंग का फूल समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु के क्षेत्रों में फैला हुआ रहता है। और वो भी कब, सितंबर अक्टूबर में फैला हुआ रहता है। सितंबर अक्टूबर के समय में, चूंकि इसे हर 12 वर्ष पे एक बार देखा जाता है, और ये पिछला बार 2006 में सितंबर अक्टूबर में एनसीईआरटी के अनुसार देखा गया था, लेकिन एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुआ 12/6/18, यानी कि 2018 में भी फिर इसे हाल ही में 2018 में फिर देखा गया होगा, यानी सितंबर अक्टूबर 2018 में भी इसे देखा गया होगा। यानी कि नीलाकुरंजी या एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना एक ऐसा पौधा है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह 12 वर्षों में एक बार फूल देता है, केवल एक बार, और इसके फूल जो है सितंबर अक्टूबर 2006 में देखा गया था, ठीक है। चलिए यहीं तक अपना पहला चैप्टर का सफर था, और ये सफर हमने पूरा किया। मात्र 1 घंटे में ये चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और इससे ज़्यादा अलग कोई भी पॉइंट नहीं आने वाले हैं। उसके साथ ही साथ आप लोग अगर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठिएगा तो इस सभी जितना भी अभी हम लोगों ने कवर किया है सब इसके अंदर से ही रहेंगे। सबसे पहले अब कुछ हम बातें कर लें कि चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर कर ही लिया, अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल सके, तो पीडीएफ नोट्स के लिए सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी को ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद आपको वहां से पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्लास का शेड्यूल सारा चीज वहां से आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे क्विज कराए जाएंगे, डेली रात को 10 बजे टेलीग्राम पे क्विज कराए जाएंगे अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही साथ अपने फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो करें। फेसबुक पेज पे सर्च करें जीके मिश्रा और वहां से फॉलो करें, और फिर विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी के पेज को भी फॉलो करें। वहां से भी आपको क्वेश्चन क्विज कराएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे वहां से भी आप सभी को, बोर्ड लेवल का बिल्कुल। ओके चलिए, थैंक यू। कल के क्लास में फिर तैयार रहेंगे आप सब 8 बजे, फिर से तैयार रहेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे याद है ना, कल हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए आज पूरे थ्योरी को रट जाना है। ओके थैंक यू। शेयर प्लीज।